हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MDZ ऑलराउंड। तो दोस्तों, जामिया मिलिया इस्लामिया MSc केमिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 का पार्ट थर्ड में डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। इससे पहले मैंने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मैंने डिस्कस कर दिया हूं, जिसके अंदर मैंने पार्ट 1 के अंदर 1 से लेकर 20 तक और पार्ट 2 के अंदर 21 से लेकर 50 तक मैंने डिस्कस कर दिया हूं। और पार्ट थर्ड के अंदर इस वीडियो के अंदर 51 से लेकर 75 तक मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो प्लीज वीडियो को जरूर लास्ट तक वॉच कीजिएगा और जो न्यू चैनल पर विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, प्लीज आप पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जामिया मिलिया इस्लामिया MSc केमिस्ट्री का जरूर वॉच कीजिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आपको ऊपर भी लिंक देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो वीडियो का स्टार्ट करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन में क्या मेंशन कर रखा है? इन न्यूट्रल एक्वस सॉल्यूशन ई नोट ऑफ द Mn+3 Mn+2 कपल प्लस 1.54 वोल्ट, ठीक है, एट pH 14 पे एंड ई नोट फॉर द MnOH का हॉल थ्राइस और MnOH का हॉल ट्वाइस कपल इज 0.15 वोल्ट प्लस में, ठीक है। विच ऑफ द स्टेटमेंट इनकरेक्ट? तो हमको बताना है, इस स्टेटमेंट को रीड करने के बाद हमें ऑप्शन के हिसाब से बताना है कि इस ऑप्शन में कौन सा गलत है। तो पहले आपको ई नोट सेल दे रखा है जिसमें रिडक्शन दिया है Mn+3 से Mn+2 और उसका कपल दे रखा है प्लस 1.5, ठीक है, 1.5 दे रखा है और pH कितना? pH 14 पे। और उस हिसाब से फिर उसके बाद हाइड्रोक्साइड किया है और हाइड्रोक्साइड करने के बाद MnOH का हॉल थ्राइस और MnOH का हॉल ट्वाइस कपल जिसको दे रखा है ई नोट सेल का प्लस 0.15 वोल्ट दे रखा है। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है? तो फर्स्ट ऑप्शन का हम चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है एट pH 14 Mn+2 और Mn+3 बोथ प्रिसिपिटेट फ्रॉम द एक्वस सॉल्यूशन एज हाइड्रोक्साइड। तो जी हाँ, ये आपका करेक्ट है। 14 pH पे Mn+2 और Mn+3 को हम एक्वस सॉल्यूशन में को डिसोशिएट करेंगे तो हाइड्रोक्साइड का फॉर्म करेगा और जो हाइड्रोक्साइड होगा MnOH का हॉल थ्राइस और MnOH का हॉल ट्वाइस वो PPT का फॉर्म करेगा। तो ये आपका करेक्ट है, ठीक है। बी ऑप्शन को हम चेक करेंगे तो बी ऑप्शन में दे रखा है Mn+3 इज लेस स्टेबल विद रिस्पेक्ट टू रिडक्शन टू Mn+2 pH 14 देन pH 7। तो ये आपका कोई ऐसा रीजन नहीं बन रहा है जो स्टेटमेंट दे रखा है। स्टेटमेंट के हिसाब से कोई रीजन नहीं है कि Mn+3 लेस स्टेबल है और रिस्पेक्ट टू रिडक्शन और pH 14 से लेकर pH 7 के कंपेयर में। तो ये कोई ऐसा कुछ मतलब कोई ऐसा इसका रीजन नहीं है करेक्ट। तो हमें लगता है इस क्वेश्चन को जो इनकरेक्ट होगा यह बी आपका इनकरेक्ट होगा। तो उस हिसाब से 51 का जो आंसर होने वाली है वो आपका इनकरेक्ट जो आंसर होने वाली है वो आपका बी आंसर आपको इनकरेक्ट होने वाली है। अब 52 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 52 नंबर जो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ द लोएस्ट एनर्जी आइजन फंक्शन फॉर ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स हैविंग द इनफिनाइट बैरियर्स। तो ये क्वेश्चन जो आपका है वो आपका क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपका फॉर्मूला बेसिस है। अगर आपको फॉर्मूला बेसिस मालूम है आइजन वेव फंक्शन के बारे में तो अब आंसर बता सकते हैं किसके लिए? वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बुक्स का आर्टिकल है, यहाँ पर लिखा हुआ वेयर साई आर द आइजन फंक्शन ऑफ द पार्टिकल इन ए वन डायमेंशनल बॉक्स। जो फॉर्मूला होता है साई x इक्वल टू √2/L इंटू साइन n पाई x/L। तो आपको इस हिसाब से आपका आंसर होगा, आपका वन आंसर आपका करेक्ट होगा। तो इस चीज को आपको फॉर्मूला रिमेंबर करने वाली बात है, प्लीज आप रिमेंबर कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 53 नंबर की, तो द आयनिक मोबिलिटी ऑफ अल्कली मेटल आयन इन इक्वस सॉल्यूशन इन मैक्सिमम। तो आयनिक मोबिलिटी बताना है इस मेटल के अंदर, अल्कली मेटल के अंदर किसका ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा आयनिक मोबिलिटी। तो आयनिक मोबिलिटी को हमें निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कैलकुलेट करना होगा आपको। आयनिक मोबिलिटी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है साइज ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। तो जिसका जितना ज़्यादा साइज ऑफ हाइड्रेशन होगा या हाइड्रेशन एनर्जी होगा उतना कम आपका आयनिक मोबिलिटी होगा। तो सिंपल से आपको पता है कि हाइड्रेशन जो होता है वो किसमें ज्यादा हाइड्रेशन होता है? साइज जिस मेटल आयन का, जिस अल्कली मेटल आयन का साइज छोटा होता है उसमें वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा एक्यूमुलेट होता है और एक्यूमुलेट होने की वजह से हाइड्रेशन साइज जो होता है या हाइड्रेशन एनर्जी होता है वो सबसे ज्यादा होता है। तो सिंपल सी बात ये है कि जिसका जिस एलिमेंट का साइज छोटा होगा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी और आयनिक मोबिलिटी क्या होगा? कम होगा। आयनिक मोबिलिटी कम होगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। जिसका हाइड्रेशन साइज जितना ज्यादा होगा उसके आयनिक मोबिलिटी कम होगी और जिसका हाइड्रेशन एनर्जी जितना कम होगा उसकी आयनिक मोबिलिटी ज्यादा होगी। तो हाइड्रेशन एनर्जी कम किसका होगा? जिस एलिमेंट का साइज बड़ा होगा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन साइज कम होगी और आयनिक मोबिलिटी ज्यादा होगा। तो अल्कली मेटल में आपका साइज जो होता है, आपका रुबिडियम का साइज बड़ा होता है, इसमें आपको हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन जो साइज होगा वो कम होगा और आयनिक मोबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो उस हिसाब से आपका 53 का जो आंसर होगा आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। तो यहां से आप कोरिलेट कर सकते हैं।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो 54 नंबर क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को मैंने छोड़ दिया हूं क्योंकि इस क्वेश्चन का मैंने सोल्यूशन नहीं निकाल पाया, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपको फिजिकल केमिस्ट्री एटकिंस का बुक से है, मेरे पास वो बुक नहीं थी। तो प्लीज आप ये कोशिश कीजिएगा खुद से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत रिपीट होती है जामिया मिलिया इस्लामिया का, हो सकता है सेम टू सेम 2022 में पूछ दे। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपको एटकिंस की बुक आपके पास है तो प्लीज इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको आंसर सही मिल जाती है तो मुझे कमेंट भी जरूर बताइए, कमेंट में जरूर बताइएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है 55 नंबर क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। में से बताना है कौन सा आपका न्यूक्लियोफाइल है जो एम्बीडेंटेड नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल क्या होती है। जिस स्टूडेंट को एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल नहीं पता है तो वो आंसर नहीं कर पाएंगे, जिसे पता है वो तो आंसर कर ही लेंगे। तो जिसको नहीं पता है तो प्लीज एक बार फोकस कीजिए, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। ए न्यूक्लियोफाइल विच कैन द एक्सिक्यूट न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम द 2 और मोर डिफरेंट प्लेस ऑन द मोलिक्यूल और आयन। या ऐसे मोलिक्यूल उसे हम एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल कहते हैं जिसके एक ही मोलिक्यूल से 2 पोजीशन अटैक करने की, जब 2 पोजीशन मेटल से कोऑर्डिनेट करने की पॉसिबिलिटी रखती है, उसको हम एम्बीडेंटेड कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन आपका साइनाइड है। तो साइनाइड में चेक करता हूं कि एम्बीडेंटेड है या नहीं है। तो साइनाइड का आप यहाँ पर डी में देख सकते हैं, साइनाइड का आप देख सकते हैं कि साइनाइड के अंदर आपके पास नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर और कार्बन के पास आपको नेगेटिव चार्ज है। तो इसका मतलब जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है वो भी अपना मेटल से कोऑर्डिनेट कर सकता है और कार्बन भी मेटल से कोऑर्डिनेट कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि साइनाइड के पास 2 कोऑर्डिनेट करने की कैपेसिटी है, एक नाइट्रोजन से और एक कार्बन से। तो एक मेटल के साथ 2 कोऑर्डिनेट कर सकता है साइनाइड, इसी को हम एम्बीडेंटेड बोलते हैं। तो साइनाइड जो आपका एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है। तो अब हम आते हैं NO2 में। तो NO2 को आप देख सकते हैं, NO2 के अंदर भी आपको ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव चार्ज है और नाइट्रोजन पे भी आपका लोन पेयर है। तो इसके अंदर भी आपका मेटल के पास 2 कोऑर्डिनेट करने की कैपेसिटी रखेगा, तो ये भी आपका एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है। अब आते हैं सी नंबर पे फिनॉक्साइड, PHO- पे आते हैं। तो इसका मैं चेक कर लेता हूं कि ये भी आपका एम्बीडेंटेड है या नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका ऑक्सीजन पर भी नेगेटिव चार्ज है, यहाँ से भी आपको मेटल से कोऑर्डिनेट कर सकता है और साथ ही साथ आप यहाँ पर पाई बॉन्ड देख रहे हैं, यहाँ से भी आपको मेटल से कोऑर्डिनेट कर सकता है। तो ये भी आपका एम्बीडेंटेड है कि एक ही मॉलिक्यूल से एक मेटल पर 2 कोऑर्डिनेट कर रहा है, इसका मतलब ये भी एम्बीडेंटेड है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं डी पे। तो डी के पास जो है वो डी के पास सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट करेगा, CH3CH2 जो है वो आपका अल्काइल माइनस अल्काइल है और अल्काइल है तो ये आपका जो नेगेटिव दिख रहा है वो सिर्फ एक ही मेटल से कोऑर्डिनेट करेगा और कोई मेटल से और कहीं से भी कोऑर्डिनेट नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये है कि डी जो आपका है वो एम्बीडेंटेड नहीं है और आपका जो आंसर होगा आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 56 नंबर, विच रिएजेंट विल रिएक्ट इरिवर्सिबल विद ए कार्बोनाइल कंपाउंड। तो इसमें बता रहा है कौन सा रिएजेंट है जो कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करने के बाद इरिवर्सिबल देता है। इरिवर्सिबल के मतलब है कि 1 डायरेक्शनल और रिवर्सिबल के मतलब है डाई डायरेक्शनल, जिसके अंदर मतलब कि रिएक्टेंट के बाद प्रोडक्ट भी होगा, प्रोडक्ट से भी रिएक्टेंट भी आ जाए तो वह रिवर्सिबल हो गया। और इरिवर्सिबल का मतलब सिर्फ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं। कार्बोनाइल कंपाउंड को जब हम इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो आपका ये रिवर्सिबल रिएक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं हेमे एथिल का फॉर्म होती है और ये आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाती है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी आ जाती है, तो ये रिवर्सिबल है। उसके बाद हम देख सकते हैं कार्बोनाइल को हम HCN से भी रिएक्ट करवाएंगे तो भी आपका रिवर्सिबल देखने को मिलेगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर जो कंपाउंड ये भी आपका कार्बोनाइल कंपाउंड, इसको हम स्ट्रक्चर में लिखेंगे तो एस्टल्डिहाइड है, तो एस्टल्डिहाइड को स्ट्रक्चर में लिखेंगे तो ये कार्बोनाइल कंपाउंड है और इसको HCN से हम रिएक्ट करवाएंगे तो ये आपका रिवर्सिबल रिएक्शन भी होगा, ठीक है। उसके बाद हम HCl से हम रिएक्ट करवाएंगे तो HCl यहाँ से रिएक्ट करवाया तो यहाँ से भी आपका ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। आपका रिवर्सिबल रिएक्शन आपको LiOH में नहीं होगा क्योंकि ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। जब कार्बोनाइल कंपाउंड को हम रिड्यूस करते हैं तो आपको सेकेंडरी अल्कोहल देखने को मिलता है और ये आपका रिवर्सिबल नहीं है। जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाती है तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट कभी भी नहीं आता है, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है, सबसे बड़ा रिड्यूसिंग एजेंट है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये आपका इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो इसके जो आंसर आपका होगी 56 का जो आंसर होगी आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। अब हम 57 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 57 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी वैल्यू ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल। मतलब आपको ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल के बीच में हमें CFSE निकालना है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले आपको रिलेशन पता करना पड़ेगा ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल के बीच में CFSE का क्या रिलेशन होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यही आपका रिलेशन होता है ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल के बीच में रिलेशन del T = 419 × del O। तो यहाँ से भी आप आंसर दे सकते हैं अगर आप आंसर आपको मैच करता है तो ऑप्शन से। तो
तो यहाँ पर देख सकते हैं डेल्टी तो दे रखा है सी एंड डी में, पर 9/4 दे रखा है, 4/9 नहीं दे रखा है, और डेल्टी 3.4, तो आपका सी डी नहीं होगा। तो अब सिर्फ डेलो निकाल कर देखेंगे, तो यहाँ पर डेलो मैंने निकाल के देखा, तो डेलो इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीपल होगा तो 9 ऊपर चला जाएगा, तो 9/4 डेल्टी हो जाएगा। तो डेलो इज इक्वल टू 9/40 किस में दे रखा है, तो डेलो इज इक्वल टू 9/40 बी में आपको दे रखा है। तो इसका मतलब आपका जो आंसर होगी, आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगी 57 का। 58 नंबर क्वेश्चन पे आ जाए। तो 58 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का आईयूपीएसी नेम से पूछा गया है। आपको कॉम्प्लेक्स दे रखा है, उसका आईपीसी नेम बताना है। तो हर बार एग्जाम में आती है जामिया मिलिया इस्लामिया का एक आईयूपीएसी क्वेश्चन से जरूर आती है कोऑर्डिनेशन का। तो प्लीज आपकी माइंड में होना चाहिए, आपको 12th में पढ़ाया जाता है आईयूपीएसी कोऑर्डिनेशन का, तो आपका तो ये नॉलेज होना ही चाहिए, ठीक है। तो आपको ये कंपाउंड दे रखा है, इसमें आपको आईयूपीएसी नेम बताना है। तो सिंपल से मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हैं, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा सेंट्रल मेटल एटम आयन का। तो सेंट्रल मेटल एटम आयन जो आपका इसमें से है, वो आपका क्या है, लोहा है, Fe है, आयरन है, ठीक है। तो Fe जो होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका 3 इंटू सोडियम, सोडियम का +1 होता है, हम जिसको निकालेंगे उसको एक सपोज करेंगे। साइनाइड होता है तो 5 साइनाइड जो है, तो 5 इंटू साइनाइड का -1 होता है, तो -1 है। और NO होता है वो नाइट्रोसोनियम होता है, जो +1 में शो करता है, इक्वल टू 0 होगा। तो आपका एक से जो वैल्यू निकल के आएगा वो x इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि Fe जो होगा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो सिंपल सा आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। पहले आपको सोडियम का नेम देना होगा, सोडियम, ठीक है। सोडियम के बाद आप यहाँ पर लिगेंड चूज करेंगे। जब हम लिगेंड चूज करें तो यहाँ से इसके अंदर, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर 2 लिगेंड दे रखा है, एक आपको CN दे रखा है और एक आपको NO दे रखा है। तो आप किसको पहले लिखिएगा, किसको पहले आपको लिखना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर अल्फाबेटिकल चेक करेंगे, एक साइनाइड है, एक नाइट्रोसोनियम है। तो साइनाइड में C आता है, नाइट्रोसोनियम में N आता है। तो आपका अल्फाबेटिकल जो पहले आता है वो C आता है, तो C को पहले लिखेंगे। मतलब इसका मतलब ये है कि पेंटासाइनो लिखेंगे, उसके बाद आपको नाइट्रोसोनियम, उसके बाद आपको फेरेट, और फेरेट कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो 1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। तो इसका जो आंसर होगा सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसोनियम फेरेट 1। तो इसके जो आंसर आपको होगी, आपका C आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसोनियम फेरेट 1। अब 59 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 59 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आपको बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन है। आपको बायोमोलिक्यूल तो रीड करना ही करना है, कुछ क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं, ठीक है। विटामिन B12 से आ जाते हैं, हाइड्रोलाइसिस, विटामिन का हाइड्रोलाइसिस आ जाता है। तो प्लीज बायोमोलिक्यूल की इस चीज को आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कार्बोनिक एनहाइड्रेस मेटलो एंजाइम कैटालिसिस। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस में जो बताना है मेटलो एंजाइम कैटालिसिस का क्या वर्कअप होता है वो हमें बताना है। तो अगर आपको मालूम होगा तो आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें नहीं मालूम तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस के अंदर क्या होता है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस कैटालिसिस ऑन कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ हाइड्रेशन। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का हाइड्रेशन किया जाता है, जिसमें हम कैटालिसिस जो यूज करते हैं वो कार्बोनिक एनहाइड्रेस कैटालिसिस यूज करते हैं। और उसके बाद आपको बाइकार्बोनेट प्लस H+ देखने को मिलता है, मतलब कि आपको कार्बोनेट देखने को मिलती है। तो ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में आपको हाइड्रेशन ऑफ CO2, तो यही आपका आंसर सही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस कैटालिसिस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को हम हाइड्रेशन करते हैं। ये आपका 59 का जो आंसर होगा, आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 60 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 60 नंबर जो क्वेश्चन है वो काफी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है, आपका ऑर्गेनिक से है। क्वेश्चन में क्या पूछा रखा है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रेट्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इन द फ्लोइंग कंपाउंड। हमें बताना है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इस कंपाउंड के अंदर। तो सबसे पहले हमें, अगर इस आंसर को जानने के लिए हमें यह जानना जरूरी है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आपके लिए थोड़ा सा दिखाया हो, थोड़ा सा आपके लिए मैं थोड़ा सा डिफाइन किया हूँ। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इज एन ऑर्गेनिक रिएक्शन इन विच द एटम दैट इज अटैच एन एरोमेटिक सिस्टम लाइक हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाय द इलेक्ट्रोफिलिक। जो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपको क्या होता है कि प्रोटॉन को रिप्लेस करके वहां पर शिफ्ट हो जाता है। और इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन क्यों बोलते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है, इसके अंदर क्या होता है, एक सबस्ट्रेट होता है, एक रिएजेंट होता है। जो सबस्ट्रेट होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, जैसे आप बेंजीन देख सकते हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। और जो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन, जो आने वाले, जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आते हैं, जो अटैच करने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होते हैं, मतलब इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल आके सब्स्टिट्यूट कर रहा है बेंजीन पे, इसलिए हम बोलते हैं, और वो भी बेंजीन जो होगा वो एरोमेटिक होता है, इसलिए हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो सब्स्टिट्यूट कर रहा है, कौन, किस पे, बेंजीन पे कर रहा है, और बेंजीन एरोमेटिक है, इसी वजह से हम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। और जस्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन उल्टा हो जाता है कि अपकमिंग इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा वाला होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब इलेक्ट्रोफाइल है और यहाँ पर H है, तो ये जो आपका जो डेंसिटी है, ये पॉजिटिव
को अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। अब्स्ट्रैक्ट करने पे यहाँ पर देख सकते हैं डीएरोमेटाइज हो गया बेंजीन, और डीएरोमेटाइज हो गया तो H जो होता है वो सिस्टम में रिंग में पार्टिसिपेट करके एरोमेटाइज कर देता है, और एरोमेटाइज करने का आपको जो बेस होता है प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, और प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करने का आपको फिर से एरोमेटिक देखने को मिलती है, और यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो गया। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। आपको मैंने एक आर्टिकल दिखा दिया कि यही आपका इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होता है। उसके बाद आप आंसर बता सकते हैं कि क्या आंसर होने वाली है। तो आपको 4 कंपाउंड दे रखा है, एरोमेटिक में बताना है। तो मतलब जो आने वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रोफाइल होगा, ठीक है, और जो आपका जो प्रेजेंट है वो न्यूक्लियोफाइल होगा। इसका मतलब ये है कि जिसका जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा वो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल उस पर ज्यादा फास्ट रेट काम करेगा इलेक्ट्रोफिलिक का, ठीक है। तो यहाँ पर हमें चेक करना है, तो हमें चेक करना है पी क्यू आर एस के अंदर कि किसमें ज्यादा एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा शो कर रहा है, ताकि उसके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक आने का अपकमिंग जो इलेक्ट्रोफिलिक आने का रेट जो है वो तेजी हो जाए, क्योंकि जल्दी जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रोफाइल वहीं आएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। तो पी में देख सकते हैं, पी में क्या है ना कि एरोमेटिक है और ये आपका एरोमेटिक नहीं है, तो आपको इसी में चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो नाइट्रोजन आपके पास लोन पेयर होता है और नाइट्रोजन जो होता है वो रिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो रिंग में पार्टिसिपेट करेगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं रिंग में जब पार्टिसिपेट करेगा लोन पेयर, तो ये आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका रेजोनेंस पार्टिसिपेट करेगा, और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो इसके अंदर एरोमेटिक के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी क्योंकि सिस्टम को दे रहा है नाइट्रोजन लोन पेयर के हिसाब से, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आना बेहद पसंद करेगा और इसकी रेट बहुत ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर क्यों से, क्योंकि क्यों के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहे सिस्टम के अंदर, एरोमेटिक के अंदर ये न्यूट्रल में है, तो इसके तो इसलिए मैं पी जो होगा ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा एज कंपेयर क्यू। तो इसका पी का सबसे ज्यादा होगा, तो पी का सबसे ज्यादा होगा तो कौन सा ऑप्शन में आपको दे रखा है, तो ऑप्शन आपका दे रखा है बी डी सी दे रखा है। तो भाई एक तो एलिमिनेट हुआ, बाकी 3 को देखना है, ठीक है। और सबसे कम का मैं चेक करूँ, सबसे कम किसके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक का रेट होगा, तो एस में देख लो। तो एस में क्या है कि एस में आपको 2 आपको कार्बोनाइल कंपाउंड दे रखा है, तो कार्बोनाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। सिस्टम में ही गरीबी आ गया है, तो उसके घर में ही गरीबी आ गया है, तो बाहर से कौन आना पसंद करेगा, कोई नहीं आना पसंद करेगा, तो वही बात हो गई। तो यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल है, ये कुछ इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है। ये जो इसका एरोमेटिक है, जो आपका पाई बॉन्ड जो है न्यूक्लियोफाइल पाई बॉन्ड जो है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इसी में पार्टिसिपेट कर जाएगा, इसी में पार्टिसिपेट कर जाएगा, तो बाहर से कुछ लेना पसंद नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रेट घट जाएगी। तो एस का सबसे कम होगा एज कंपेयर आर से, क्योंकि आर में एक ही कार्बोनाइल कंपाउंड दे रखा है और एस में 2 दे रखा है, तो एस में आप आर में 1 दे रखा है, जिसका मतलब उतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम नहीं होगा एस के कंपेयर में। तो एस सबसे कम होगा, पी सबसे ज्यादा होगा, तो उस हिसाब से आपका आंसर किस में मैच कर रहा है, पी सबसे ज्यादा, एस सबसे कम आपका बी में मैच कर रहा है। तो अब सिंपल सा यहां से आप देख सकते हैं, यहां से आप निकाल सकते हैं, आपका बी आंसर आपको जो हो जाएगा 60 का आंसर करेक्ट हो जाएगी। 61 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 61 नंबर जो क्वेश्चन दे रखा है, तो इस क्वेश्चन को मैंने भी आपके लिए मैं छोड़ दिया हूं, तो प्लीज आप इसको क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिएगा। आपका ये भी आपका एटकिंस बुक से है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक एटकिंस आपके पास बुक है, तो वहां से आपको देखने को मिल जाएगी। तो प्लीज आप 2 क्वेश्चन को अच्छे से कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको आंसर मिल जाती है करेक्ट तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अब आता है 62 नंबर क्वेश्चन पे। 62 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है, डेल्टा एच वेपराइजेशन 30 किलोजूल पर मोल एंड डेल्टा एस वेपराइजेशन 75 किलोजूल पर मोल केल्विन, फाइंड द टेम्परेचर वेपर ऑन द एटमॉस्फेयर। तो हमें टेम्परेचर वेपर निकालना है। सिंपल सा बहुत इजी क्वेश्चन। आपका जो इसका फॉर्मूला होता है, आपको ये फॉर्मूला होता है डेल्टा एस वेपरेशन इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपरेशन अपॉन टी। और यहाँ से आपको टी कैलकुलेट करना है और डेल्टा एस आपको दे रखा, डेल्टा एच दे रखा, तो बहुत इजी है, सिंपल सा वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पर एक चीज और मिस्टेक कर रखा है कि जो आपको डेल्टा एस का जो वैल्यू होगा वो आपको किलो जूल में नहीं होके आपको जूल में होना चाहिए, तो जूल में ही इसका वैल्यू है। थोड़ा सा आपका टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, तो यहाँ पर जूल में इसका वैल्यू होगा डेल्टा एस इज इक्वल टू 75 जूल पर मोल केल्विन होगा, तभी आपका आंसर करेक्ट आएगी ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पर डेल्टा एच का वैल्यू मैंने दे रखा हूँ 30 किलो जूल, तो डेल्टा एच आपको किलो जूल में होगा, बस एंट्रोपी जो होगा वो आपको सिर्फ जूल में होगा, किलो जूल में नहीं होगा। तो आपको हम 30 किलो जूल आपको एंथैल्पी दे रखा है वेपराइजेशन, तो उसको हमको जूल में कन्वर्ट करना होगा, तो 1000 से मल्टीपल करेंगे तो 30 इंटू 1000 जूल पर मोल, ठीक है। और डेल्टा एस वेपराइजेशन आप देख सकते हैं एंट्रोपी का तो 75 जूल पर मोल केल्विन, किलो जूल नहीं सिर्फ जूल, ठीक है। तो बस आपका वैल्यू पुट करना है टी इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन डेल्टा एस वेपराइजेशन, तो उसके आप उसके बाद आप पुट कर दीजिए, तो पुट करने के बाद आपका कैलकुलेशन बेस है, उस हिसाब से आपको 400 केल्विन देखने को मिल जाएगी। तो उस हिसाब से जो आंसर आपका होगा वो आपका डी आंसर आपको करेक्ट हो जाएगी।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन कर रखा है, इन ए गिवन सेल सोल्यूशन 1 आपको ट्रांसमिट 42% एंड द सोल्यूशन 2 आपको जो दे रखा है वो 85% दे रखा है ऑफ रेडिएशन हैविंग द सर्टेन वेवलेंथ। तो व्हाट इज द ट्रांसमिटेंस ऑफ द सेम वेवलेंथ ऑफ द सोल्यूशन मेड बाय द मिक्सिंग ऑफ 35.0 सेंटीमीटर की सोल्यूशन 1 एंड सोल्यूशन 1 का 55.5 सेंटीमीटर ऑफ सोल्यूशन 2। तो हमें ट्रांसमिटेंस निकालनी है, परसेंटेज ऑफ ट्रांसमिटेंस हमें निकालनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं आपको सोल्यूशन लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले आपको सोल्यूशन दे रखा है, एक सोल्यूशन में आपको 42% दे रखा है और दूसरे सोल्यूशन में आपको कितना दे रखा है, 85% दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको मालूम होता है कि A इक्वल टू जो एब्जॉर्बेंस होता है, A इक्वल टू आपको log 10 इंटू आई नोट अपॉन आई होता है। तो आई नोट जो होता है आपको इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंटरिंग होता है जहां से लाइट आपको आती है, और आई जो होता है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट लीविंग जहां से लाइट आपको निकल जाती है। जो आई नोट जो होगा वो आपका 100 होगा। तो फर्स्ट सोल्यूशन का ट्रांसमिट जो आई होगा वो 42% और जो सेकंड सोल्यूशन जो आई होगा आपको 85% दे रखा है। तो इसी से आपको पुट कर देना है। तो आपको दो सोल्यूशन दे रखा है, ए इक्वल टू ए आई सोल्यूशन और दूसरा ए आई टू सोल्यूशन दे रखा है। ठीक है, तो आपको सोल्यूशन दे रखा है, उसी से आपको पुट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने दे रखा हूँ, उसके बाद आपको आई नोट जो होगा सबका 100 होगा और यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो फर्स्ट सोल्यूशन का जो आपको 42% था और सेकंड सोल्यूशन का आपको 85% था। तो log 100 अपॉन 42 प्लस log 100 अपॉन 85 था। तो log 100 अपॉन 42 का आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको 0.3769 होगा आएगा और log 100 अपॉन 85 का जब आप कैलकुलेट कीजिएगा 0.07 आएगा। ठीक है, तो ऑल ओवर आपका जो आपका आएगा कैलकुलेट करके ए का जो वैल्यू आएगा टोटल वो आपको 0.4467 आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ए का वैल्यू आ गया। वहां से फिर हम निकालेंगे एब्जॉर्बेंस ए इक्वल टू 2 माइनस log t%। तो यहाँ से हम t% को कैलकुलेट कर लेंगे। ए आपका इवेल्युएट कर मैंने कर लिया, हाँ 0.4467 आपका ए का वैल्यू आया और 2 माइनस log t% निकालना था, हम उसको छोड़ देंगे। ठीक है, फिर माइनस log t तो बराबर इधर आ जाएगा, इक्वल की इधर आएगा तो प्लस log t में हो जाएगा और 2 ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 2 माइनस 0.446 तो इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो सब्सट्रैक्ट करने पर आपको 1.55 आएगा। तो फाइनली जो हमारा आएगा log t% इक्वल टू 1.55 आएगी। 1.55 को हम लिख सकते हैं log 35.7। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा log 35.7 को कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको 1.55 देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने किया ताकि आपको log कैंसिल आउट हो जाए। तो log अब यहाँ से आपको कैंसिल आउट हो जाएगा तो ऑल ओवर आपको t% इक्वल टू आपको 35.7% देखने को मिलेगी। तो फाइनली इसका जो आंसर आपको होगा, आपका आंसर सी आंसर आपको करेक्ट हो जाएगी। अब हम 64 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 64 नंबर जो मेंशन कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट चिलेटिंग एजेंट। तो इसमें से कौन सा जो ऑप्शंस है जो चिलेटिंग एजेंट नहीं है। चिलेटिंग एजेंट का मतलब वही बात होती है जो लिगेंड जो होता है जो अपने मेटल को कोऑर्डिनेट करता है उसको हम चिलेटिंग एजेंट बोलते हैं। बट यहाँ पूछा गया कौन सा चिलेटिंग एजेंट नहीं करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो आपका है ग्लाइसिनेटो, बी जो है ऑक्सिलेटो, सी जो आपको थायोसल्फेटो और डी आपको इथिलीन डायएमीन होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिखा हूँ चिलेटिंग एजेंट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ 2 और मोर लिगेंड एंड द सिंगल सेंट्रल मेटल एटम आयन। कि लिगेंड के अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम आयन होगा उसके अंदर 2 या 2 से अधिक जो होगा वो चिलेट करेगा, मेटल के साथ कोऑर्डिनेट होगा, उसी को हम चिलेटिंग एजेंट बोलेंगे। तो फर्स्ट आपका क्या था ग्लाइसिनेटो। तो ग्लाइसिनेटो जब आपका फॉर्मूला होता है आपका इस टाइप का फॉर्मूला होता है CH2 और आपका NH2 और आपके यहाँ पर C डबल बॉन्ड O माइनस होता है। तो C डबल बॉन्ड O जो माइनस होता है यहाँ से आपको मेटल से कोऑर्डिनेट कर लेगा। ठीक है, और यहाँ पर नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर होता है तो यहाँ से भी आपको मेटल से कोऑर्डिनेट कर लेगा। तो 2 या 2 से अधिक आपको मेटल कोऑर्डिनेट करता है तो आपको चिलेटिंग एजेंट होता है। इसका मतलब ये है कि ग्लाइसिनेटो जो आपका है चिलेटिंग एजेंट है। यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछेगा नोट, तो आप ध्यान दीजिएगा। बी आपका जो है ऑक्सिलेटो है, जो आपका ऑक्सिलेटो है वो ऑक्सिलेटो आपको इस तरह से आपको कंपाउंड देखने को मिलती है C डबल बॉन्ड O माइनस C डबल बॉन्ड O माइनस। तो यहाँ भी आपको मेटल से कोऑर्डिनेट करेगा और यहाँ भी आपको मेटल से कोऑर्डिनेट करेगा। इसका मतलब है कि 2 कोऑर्डिनेट करेगा एक मेटल के साथ। ये भी आपका क्या है चिलेटिंग एजेंट है। अब हम सी पॉइंट पे आते, सी जगह दे रखा है थायोसल्फेटो। थायोसल्फेटो का जो स्ट्रक्चर होता है आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अंदर जो होता है मेटल, ये मेटल से कोऑर्डिनेट नहीं करता है क्योंकि ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है नहीं। जब डी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है तो ये मेटल से कोऑर्डिनेट नहीं करती है। तो इसके अंदर ये है कि आपको जो सी होगा वो आपको चिलेटिंग एजेंट नहीं है। तो 64 का जो आंसर आपका होगा वो सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। तो हम डी भी चेक कर लेते हैं। तो डी यहाँ पर देख सकते हैं इथिलीन डायएमीन है। तो इथिलीन डायएमीन जो होता है वो आपको CH2 इथिलीन हो गया, आपको 2 एमीन अटैच इसलिए डायएमीन हो गया। तो डायएमीन का मतलब 2 नाइट्रोजन और एक नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर और 2 नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर, ऑल ओवर 2 नाइट्रोजन 2 लोन पेयर। तो जब 2 लोन पेयर है तो 2 मेटल साथ कोऑर्डिनेट करेगा। के अंदर भी आपको चिलेटिंग एजेंट मौजूद है, प्रेजेंट है।
कि इसके अंदर भी 2 या 2 से अधिक लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है मेटल। तो उस हिसाब से आपका आंसर जो होगा नॉट चिलेटिंग एजेंट जो होगा आपका सी आंसर आपका करेक्ट होगा। 65 नंबर क्वेश्चन की बात है तो 65 नंबर जो क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द फ्लोइंग मॉलिक्यूल आयन इज 3, मतलब कि इसमें बताना है कि बॉन्ड ऑर्डर बताना है मॉलिक्यूल का जिसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखा है, 4 ऑप्शन के अंदर हर एक ऑप्शन के अंदर 3 आपका मॉलिक्यूल दे रखा है। तीनों मॉलिक्यूल के अंदर जिस मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगी। ये आपका जो क्वेश्चन है वो इनऑर्गेनिक का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एमओटी से है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन, सबको ये आता है, 12th में बताया गया है तो सबको मालूम होना चाहिए। सिंपल सा अगर N2 की बात तो N2 को सबको पता है N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 होती है। तो अब कैसे होती है मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत लोगों को नहीं मालूम होता कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं एमओटी कैसे निकाला जाता है। तो एमओटी की जो फॉर्मूला होती है सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px बराबर पाई 2py सिग्मा 2pz पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py और उसके बाद सिग्मा स्टार 2pz। और ये आपका जो एनर्जी होता है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है और एनर्जी जो होता है वो एंटी बॉन्डिंग ग्रेटर होता है एज कंपेयर बॉन्डिंग से। और एंटी बॉन्डिंग जो होता है जो स्टार वाला आपको डिनोट कर रखा है वो आपका एंटी बॉन्डिंग है और जो स्टार वाला डिनोट नहीं कर रखा है वो आपको एंटी बॉन्डिंग है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, N2 डायटोमिक मॉलिक्यूल के पास आपको 14 इलेक्ट्रॉन दे रखा है और 14 इलेक्ट्रॉन को इसमें आपको फिल्ड अप करनी है। तो सिंपल से आप देख सकते हैं कि इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन को फिल्ड करते 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, तो ऑल ओवर आपको 8 इलेक्ट्रॉन जाएगी। तो ये आपको कॉमन है, 8 इलेक्ट्रॉन आपको फिलअप होगा। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन आपको बच रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन वो आपको कैसे फिलअप करने मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पाई 2px और बराबर पाई 2py, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है इसमें 1 by 1 इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है। तो एक इसमें उसके बाद भी आप इलेक्ट्रॉन अगर बच रही है तो फिर उसके बाद आपको एंटी क्लॉकवाइज फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज ऐसे फिलअप करना है। इन्हें कि इसी में आप पेयर कर दो, पेयर नहीं करना है इसमें क्योंकि इक्वली है तो 1 इलेक्ट्रॉन पहले फिलअप करना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो 8 से 12 इलेक्ट्रॉन हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन जब बचेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है सिग्मा 2pz में। ऑल ओवर कितने इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। अब यहाँ पर आप निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर का जो फॉर्मूला होता है 1/2 बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग वो हो गया जो स्टार नहीं है और एंटी बॉन्डिंग वो हो गया जो स्टार दे रखा है। तो बॉन्डिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन है। तो बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन 2 4 4 और 2 6 2 8 2 10 इलेक्ट्रॉन आपका क्या है बॉन्डिंग में है और एंटी बॉन्डिंग में आपका 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन आपका एंटी बॉन्डिंग में। तो 10 - 4 कितने 6/2 आपका 3 आपका आ गया बॉन्ड ऑर्डर। इसका मतलब N2 का 3 बॉन्ड ऑर्डर है। इस हिसाब से आप CO को देख सकते हैं। तो CO जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन का कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कार्बन में आपके 6 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 और 6 14 इलेक्ट्रॉन्स, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स ये भी हो गया। तो ये भी आपका एमओटी डायग्राम जो होगा, एमओटी जब फिल्डअप करोगे वो आपका N2 के ही इक्वली फिल्डअप होगा क्योंकि N2 में 14 इलेक्ट्रॉन है तो CO भी आपको 14 इलेक्ट्रॉन है। तो सेम टू सेम इसी तरह से फिल्डअप होगी जैसे मैंने आपको बताया। तो उसी हिसाब से जब सेम टू सेम फिल्डअप होगी तो उसी हिसाब से आपका इलेक्ट्रॉन भी फिल्डअप करना पड़ेगा, एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग भी फिल्डअप करनी होगी और उसी हिसाब का बॉन्ड ऑर्डर भी आपका 3 आएगी। ठीक है, और NO+ की बात से NO+ में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन है। तो 8 से 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट यहाँ पर ऑक्सीजन में पॉजिटिव, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर गया, मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन चला गया है। तो चला गया तो 15 में से 1 इलेक्ट्रॉन माइनस करें तो 14 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी 14 इलेक्ट्रॉन है। तो सेम टू सेम फॉलो करेगी, N2 का ही फॉलो करेगी 14 इलेक्ट्रॉन। जब N2 का फॉलो करेगी तो बॉन्ड ऑर्डर भी आपका 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि N2 CO और NO+ आपका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि NO का जो होगा वो 2.5 आपका बॉन्ड ऑर्डर होगा। तो इसका जो आंसर होने वाली है करेक्ट 3 का, हाँ 3 बॉन्ड ऑर्डर किसका होने वाली है, वो आपका N2 CO और NO+ का होने वाली। तो बस आप ऑप्शन मिला लीजिए। आपका फर्स्ट में है NO2+ CO NO+, तो ये गलत हो गया। O2 CO O2 गलत हो गया। सी में देख सकते हैं N2 CO NO, तो ये भी गलत हो गया। डी में देख सकते हैं N2 CO NO+, आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, बॉन्ड ऑर्डर 3। अब 66 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 66 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया, अमॉन्ग द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखा है, 4 ऑप्शन में आपका स्टेटमेंट करेक्ट बताना है। तो फर्स्ट हम देख सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट PH3 AS3 NH3 SbH3 का क्या करेक्ट है बॉइलिंग पॉइंट। तो सिंपल हम जानते हैं कि नाइट्रोजन फैमिली का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है साइज बढ़ती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड ऑन साइज। जब साइज बढ़ती है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी जब जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट एंटीमनी का सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पर हाइड्राइड में है तो सब में हाइड्राइड शिफ्ट कर देंगे हर एलिमेंट में। तो NH3 PH3 S3 SbH3, तो SbH3 का सबसे ज्यादा होगा और उसके बाद AS3 होगा, उससे कम PH3 और सबसे कम अमोनिया होगा, इसका बॉइलिंग ऑर्डर। बट यहाँ पर ये ऐसा नहीं होता, इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शनल ये है और ये आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये आपका गलत होता है,
फर्स्ट वाला, क्योंकि इसके बाद ये होता है, इसका रीजन मैं बता दूंगा क्यों गलत होता है, क्योंकि मैंने बताया कि डिपेंड ऑन साइज बॉइलिंग पॉइंट होता है, बट ये गलत क्यों हो गया मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। SbSt का सबसे ज्यादा होता है, बट अमोनिया जो होता है वो उससे ज्यादा, अमोनिया जो होता है सबसे कम नहीं होता, बहुत ज्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट। क्यों होता है बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पर देख सकते हैं कि अमोनिया तो भाई साइज में छोटा है तो सबसे कम होने चाहिए बॉइलिंग पॉइंट, बट नहीं, सबसे कम ज़्यादा होता है, बट SbS3 से थोड़ा कम होता है। SbS3 का सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, उससे कम आपका अमोनिया, और उससे कम S3 और सबसे कम PS3 का बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब रीजन ये है कि अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट क्यों कम हुआ, क्योंकि अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है जो SbS3 के अंदर देखने को नहीं मिलती है, बट अब SbS3 का साइज बड़ा हो जाता है जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट वहाँ पर ज़्यादा होती है, बट अगर साइज बड़ा नहीं होता ना तो अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, बट क्योंकि अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। तो सबसे तो इसलिए आपका जो आंसर होगा, आपको सेकंड वाला जो करेक्ट ऑर्डर आपका होगा, ये आपका सेकंड वाला करेक्ट ऑर्डर होगा। SbS3 सबसे ज्यादा, उससे कम अमोनिया, उससे कम AS3 और सबसे कम PS3। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आपको ऑर्डर भी लिख रखा हूँ हर एक मोलिक्यूल का, ठीक है। SbS3 का आपको जो बॉइलिंग पॉइंट होता है -70.3 डिग्री सेल्सियस होता है, अमोनिया का 33.3 डिग्री सेल्सियस होता है, और AS3 का आपको 62.5 डिग्री सेल्सियस होता है, और PS3 का 87.7 डिग्री सेल्सियस होता है। आपको मैंने डाटा भी लिख दिया ताकि आपको लगे कि हाँ ये सही फैक्टर है, कि मैंने आपको डाटा भी दिखा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो फर्स्ट ही आपका करेक्ट स्टेटमेंट देखने को मिल रही है, तो हमें लगता है कि 66 का आपका फर्स्ट ही आंसर करेक्ट हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 67 नंबर क्वेश्चन है। 0.1 मोल ऑफ मिथाइल एमीन, उसका केबी का वैल्यू दे रखा है, मिथाइल एमीन का केबी का वैल्यू दे रखा है, एंड मिक्स्ड विथ 0.08 मोल ऑफ HCl डाइल्यूट 1 लीटर, व्हाट विल बी H प्लस कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन। तो हमें बताना है कि H प्लस कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन क्या होगा। आपका मिथाइल एमीन का केबी का वैल्यू दे रखा है और मोल भी दे रखा है, जिसमें हम डिसोसिएट करेंगे HCl में, वो 0.08 मोल में डिसोसिएट करेंगे 0.1 मोल का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आयनिक इक्विलिब्रियम क्वेश्चन है, फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा आयनिक इक्विलिब्रियम में, तो आपको मालूम होगा। तो पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं सोल्यूशन। तो सोल्यूशन ये है कि मिथाइल एमीन को जब हम HCl में डिसोसिएट करने वाले हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन में यही बोला है कि 0.1 मोल ऑफ मिथाइल एमीन को मिक्स कर रहे हैं 0.08 मोल ऑफ HCl पे, तो HCl में मिक्स कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिथाइल एमीन को हम HCl में मिक्स किया तो आपको मिथाइल एमीन कटायन और Cl माइनस आनायन का फॉर्मेशन होती है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं मिथाइल एमीन के जो मोल है 0.1 है और HCl का मोल है 0.08 है, और इसके बाद यहाँ पर जैसे 0 होगा। तो इनिशियल में अगर हम डिसोसिएट कर रहे हैं तो मिथाइल एमीन 0.1 मोल डिसोसिएट कर रहे हैं किसके साथ, 0.08 मोल। तो हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो मुझे मालूम नहीं है इनिशियल में, तो इसको हम 0 माने माना, ठीक है। अब उसके बाद फाइनल, जब उसके बाद हम डिसोसिएट करते हैं तो क्या होता है, तो वहाँ पर जब डिसोसिएट करेंगे तो जब मिथाइल एमीन है HCl में डिसोसिएट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि मिथाइल एमीन का जो मोल होगा वो HCl के मोल से क्या होगा, सब्सट्रैक्ट होगा, क्योंकि इसमें डिसोसिएट कर रहा है, क्योंकि मिथाइल एमीन HCl में डिसोसिएट कर रहा है। तो जो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा तो HCl से हम जब घटाएंगे, माइनस करेंगे, तभी तो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा। तो हमको 0.1 मोल से हमको 0.08 मोल का डिसोसिएट करेंगे तो हम मेरा आएगा 0.02 मोल आपका डिसोसिएट हुआ, और फिर उसके HCl में जो डिसोसिएट होगा, क्योंकि HCl में HCl डिसोसिएट हो रहा है, तो 0.08 से 0.08 माइनस करें तो 0 हो जाएगा। तो जो हमारा डिसोसिएट होकर आया वो आपका 0.08 आपका डिसोसिएट हुआ। अब बस इसी हिसाब से आपको बनाना है। तो बफर, बेसिक बफर का यूज करना है। बफर से आपने पढ़ा हुआ है आयनिक इक्विलिब्रियम में, तो बेसिक बफर का यूज करने का फॉर्मूला होता है POH = PKB + log सॉल्ट बाई बेस, ठीक है, सॉल्ट बाई बेस, क्योंकि बेस का यूज करना था सॉल्ट बाई बेस। तो हम क्या किया ना, पीके जो वैल्यू है, पीके के वैल्यू को हम हटा दिया। जब हम पीके का वैल्यू हटाते हैं तो नॉर्मल में क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, कि जब हम POH = OH कॉन्सेंट्रेशन तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम POH को हम हटाना चाहते हैं, सिर्फ OH में लाना चाहते हैं, तो ये उल्टा हो जाएगा। तो POH हटाया तो OH माइनस हो गया, PKB को हटाया तो KB में आ गया, और जो सॉल्ट था वो सॉल्ट अब मतलब नमिनेटर में था वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी, जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो बेस बाई सॉल्ट हो जाएगा। बस सिंपल था इसलिए मैंने किया ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए, ठीक है। आपका OH दे रखा है, ठीक है, और KB का वैल्यू आपका दे रखा है, आपका KB का वैल्यू ये दे रखा है 5 × 10⁻⁴। तो बस सेम यहाँ पर KB का वैल्यू पुट कर देना है बेस के लिए, ठीक है। और आपका बेस जो है वो आपका बेस निकल के आया 0.02 बेस निकल के आता है, बेस का फिल कर देना है। और सॉल्ट जो हुआ हमारा ये आपका सॉल्ट हुआ, और सॉल्ट यहाँ पर देख सकते हैं 0.08 आपका वैल्यू मोलर आया। तो यहाँ पर आपको फिल करना है, सिर्फ पुटअप करना है वैल्यू, बस आपको कुछ करना नहीं है। उसके बाद पुटअप करने के बाद आपको जो कैलकुलेशन होगी वो आपका 1.25 × 10⁻⁴ आएगी, ठीक है, क्योंकि इसका आएगा OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू आएगी, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन।
तो हमें फॉर्मूला मालूम है आयनिक इक्विलिब्रियम में कि Kw जो होता है वो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो 10 के पावर -14 के बराबर होता है। ठीक है, आपको पता है। ठीक है, तो हम यहाँ से H प्लस कॉन्सेंट्रेशन को हम इवेल्युएट करेंगे तो 10 के पावर -14 अपॉन OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी। तो सिंपल सा बात है, OH प्लस कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन हमें निकालनी है और OH यहाँ पर दे रखा है तो OH का वैल्यू मैंने निकाल रखा है 1.25 इंटू 10 के पावर -4। तो बस OH के कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर फिल कर देना है। जब फिल कीजिएगा तो कैलकुलेशन बेस है, कैलकुलेशन बेस के बाद आप OH प्लस आपका H प्लस जो कॉन्सेंट्रेशन आएगा वो 8 इंटू 10 के पावर -11 मोलर देखने को मिलेगी। आपका यही आंसर करेक्ट होगा। बस इस हिसाब से मिला लीजिए तो आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो गई। अब 68 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 68 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था, पीएच ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, मतलब सॉल्ट का जो पीएच है उसका वीक एसिड एंड वीक बेस गिवन बाय द एक्सप्रेशन Kw Ka एंड Kb डिसोसिएशन कांस्टेंट वीक एसिड एंड वीक बेस। तो वीक एसिड एंड वीक बेस पे पीएच सॉल्ट पे हमें बताना है कि उसका Pkw Pk और Pkb का क्या रिलेशन होती है। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन को हमें याद करना जरूरी है, रिमेंबर करना जरूरी है कि हमेशा क्वेश्चन जामिया के अंदर पूछे जाते हैं हर साल। तो यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत सी रूल लेकर आया हूँ कि वीक एसिड के साथ क्या हो सकता है, वीक बेस के साथ क्या हो सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस से क्या क्या हो सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम देख लीजिए कि सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस के साथ क्या क्या होती है। पीएच इक्वल टू 1/2 Pkw माइनस Pkb माइनस log C। ये होता है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस के साथ, सॉल्ट के साथ। तो ये चीज को हमेशा याद रिमेंबर कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, क्वेश्चन में पूछा गया था यही वाली बात कि वीक एसिड एंड वीक बेस ही पूछा गया था। तो उसको पीएच जो वैल्यू होता है 1/2 Pkw प्लस Pka माइनस Pkb, ये होता है वीक एसिड एंड वीक बेस के साथ। उसे आप थर्ड में देख सकते हैं सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ क्या होता है, पीएच इक्वल टू 1/2 इंटू Pkw प्लस Pka प्लस log C। तो ये आप ये चीज को हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद रखिएगा तीनों में से कोई एक आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस बार पूछा गया था 2021 में आपको सेकंड वाला पॉइंट, तो सेकंड वाला पॉइंट आप ऑप्शन मिला सकते हैं, आज का आंसर सही होगा। हो सकता है फर्दर एग्जामिनेशन में आपको स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का पूछ दे, हो सकता है आपको वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का पूछ दे, तो इसलिए आप रिमेंबर कर लीजिए। ठीक है, तो आपका आंसर जो होगा पीएच इज इक्वल टू 1/2 Pkw प्लस Pk माइनस Pkb। तो आपको जो आंसर होगा आपका सी आंसर आपका करेक्ट होगा, पीएच इज इक्वल टू 1/2 Pkw प्लस Pk माइनस Pkb। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 69 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया निकोटीन एसिड Ka 1.4 into 10⁻⁵ molar and represented by HNIC, the percentage of dissociation in solution will be contain 0.1 mole nicotinic acid per liter solution। तो हमें बताना क्या है, हमें निकालना ये है डिसोसिएशन सॉल्यूशन, परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आपको फर्स्ट चीज डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन में देखने को मिलती है आयनिक इक्विलिब्रियम में, उसी पे आपको बेस पे बन जाना है। तो पहले आपको देख सकते हैं, आपको इक्वेशन देख लीजिएगा कि निकोटीन एसिड का क्या होता है। निकोटीन एसिड इक्विलिब्रियम पे H प्लस NiC माइनस पे डिसोसिएट करता है। इनिशियल में आपका C कॉन्सेंट्रेशन है 0,0 डिसोसिएट किया, HNiC में जब हम डिसोसिएट करें तो H प्लस और NiC जो होगा वो C अल्फा डिसोसिएट करेगा, और जो C अल्फा डिसोसिएट किया वो किससे डिसोसिएट किया, HNiC से डिसोसिएट किया, और HNiC जो था वो हमारा कॉन्सेंट्रेशन था। तो इसका मतलब ये है कि कॉन्सेंट्रेशन में से C अल्फा माइनस करेंगे क्योंकि उसने डिसोसिएट किया। तो C माइनस C अल्फा माइनस हो गया, फिर आपका डिसोसिएट हुआ C अल्फा इंटू C अल्फा डिसोसिएट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या है, यहाँ पर आपको HNiC का आपको क्या दे रखा, मोल दे रखा है। ठीक है, 0.01 मोल। तो इसको हमको कॉन्सेंट्रेशन में निकालना पड़ेगा क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन हमें बतानी है। तो कॉन्सेंट्रेशन में निकालना, तो कॉन्सेंट्रेशन जो होता है मोल पर लीटर होता है। ठीक है, तो मोल आपको 0.1 मोल दे रखा है और लीटर आपको कितना दे रखा है, तो आपको लीटर दे रखा है पर लीटर सोल्यूशन। ये क्वेश्चन जो है वहां पर 2 लीटर देना चाहिए क्योंकि इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा 1 लीटर से आप बनाओगे तो आंसर कोई मैच नहीं करेगा, तो इसलिए मैंने 2 लीटर से बनाया। हो सकता है कि टाइप राइटिंग में मिस्टेक हो गया होगा एग्जामिनर से, जिसकी वजह से पर लीटर दिया, 1 लीटर दिया, बट इसका जो इसका आंसर के हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर आपका 2 लीटर देना होगा, तभी इसका ऑप्शन आपका मैच करेगा। तो मैंने 2 लीटर के हिसाब से मैंने आपको बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 लीटर मैंने बनाया, उसके बाद आपको जो कंसंट्रेशन आया 5 इंटू 10⁻⁻2 मोल पर लीटर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप Ka का वैल्यू हम निकालेंगे तो K इक्वल टू होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आपका H प्लस कंसंट्रेशन इंटू NiC माइनस कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट जो है कंसंट्रेशन HNiC। ठीक है, तो H प्लस जो कंसंट्रेशन है आपका C अल्फा, NiC माइनस कंसंट्रेशन आपका C अल्फा अपॉन HNiC कंसंट्रेशन आपका C माइनस C अल्फा। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं C अल्फा का कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो C अल्फा कॉमन लीजिए, ऊपर C स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर का C कट जाएगा, तो C इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस 1 माइनस अल्फा आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा आपको माइंडसेट लगाना है कि जो 1 माइनस अल्फा जो है
निकोटीन एक आपका एक एसिड है, ठीक है, और एसिड है, आपको जो वैल्यू दे रखा है 1.4 इंटू 10 के पावर -5 दे रखा है। इसका मतलब ये है कि बहुत कम माइनस में दे रखा है, ये एसिड का वैल्यू ही नहीं, बहुत कम दे रखा है, बहुत वीक एसिड दे रखा है, और काफी ज्यादा वीक एसिड होता भी है निकोटीन एसिड, और इसका वैल्यू बहुत कम दे रखा है, बहुत माइनस में दे रखा है, जिसकी वजह से इसको हम नेग्लिजिबल मानते हैं। इसलिए हम 1 माइनस अल्फा को हम नेग्लिजिबल माने, मतलब कि 1 माने नेग्लिजिबल मान लिए, ठीक है। तो सिंपल से आपका k इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर आपका आएगा, ठीक है। तो यहां से आप यहां से अल्फा निकाल दीजिए, क्योंकि अल्फा निकालना है परसेंटेज ऑफ अल्फा डिसोसिएशन, परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, अल्फा जो है डिसोसिएशन है उसमें परसेंटेज लगा दीजिए तो परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन हो जाएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा ka अपॉन सी, ठीक है, कैलकुलेशन बेस है। तो अब यहाँ पर ka का वैल्यू मैंने आपको बता दिया हूँ, ka का वैल्यू आपका कितने हैं 1.4 इंटू 10 के पावर -5 है ka का वैल्यू, ठीक है। तो आपको यहाँ ka का वैल्यू पुट कर देना है, कॉन्सेंट्रेशन मैंने निकाल के दे दिया हूँ यहाँ पर कि 5 इंटू 10 के पावर -2, यहाँ पर 10 का -2 आपको फिल कर देना है, बस आपको पुटअप करना है। पुटअप करने के बाद आपको यहाँ से देख सकते हैं कैलकुलेशन करने के बाद आपको 1.67 इंटू 10 के पावर -2 आएगा अल्फा का। फिर परसेंटेज निकालेंगे, तो परसेंटेज निकालने के लिए आपको 100 से मल्टीपल करना होगा। तो परसेंटेज निकालते 100 से मैंने मल्टीपल किया, तो 1.67 इंटू 10 के पावर -2 इंटू 10 के पावर +2, मतलब 100 किया तो 10 के पावर +2, तो -2 +2 कैंसिल आउट, तो आपको फाइनली जो आपका आंसर आएगा 1.67%। तो जो आपका आंसर है वो आपका फर्स्ट आंसर आपका सही है। अब 70 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 70 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इन इक्विलिब्रियम विथ आइस एट कांस्टेंट प्रेशर। मोलर हीट कैपेसिटी बताना है, किसका बताना है, वाटर इन इक्विलिब्रियम विथ आइस। आइस और वाटर के बीच जो इक्विलिब्रियम होता है, वाटर से आइस, आइस से वाटर जो इक्विलिब्रियम बनता है, उसमें कांस्टेंट प्रेशर हम रखेंगे। अगर हमारा कांस्टेंट प्रेशर रखते हैं और वाटर से आइस बनाए और आइस से वाटर बनाए इक्विलिब्रियम पे, मोलर हीट कैपेसिटी क्या होने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब मोलर हीट कैपेसिटी जो होता है डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी, प्रेशर कांस्टेंट मैंने रख दिया, तो यहाँ पर आप पॉइंट को रीड कीजिए, आपको मालूम चल जाएगा। एट कांस्टेंट प्रेशर वाटर इज इन इक्विलिब्रियम विथ आइस के साथ, मतलब आइस, वाटर और आइस के जो इक्विलिब्रियम में, व्हेन जब हीट इज सप्लाइड इन द सिस्टम इन टेम्परेचर चेंज डेल्टा इज 0। जैसे हम उसमें हीट सप्लाई करेंगे तो जो टेम्परेचर होगा, ये आपका जो होगा टी होगा, वो आपका 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। जब 0 में कन्वर्ट हो जाएगा तो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी था, प्रेशर कांस्टेंट और टेम्परेचर हमारा 0 हो गया। जब 0 हो जाता है डेल्टा एच इज इक्वल टू 0, तो वो क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। यहाँ पर भी आप आगे रीड कर सकते हैं, एज द हीट सप्लाइड द यूटिलाइज फॉर द फेज ट्रांजिशन, हेंस द मोलर हीट कैपेसिटी वाटर इक्विलिब्रियम विथ आइस एट द कांस्टेंट प्रेशर इन इनफिनाइट। इसका मतलब ये है, इसका जो आंसर होगा वो इनफिनाइट होगा। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स का। अब 71 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 71 नंबर जो क्वेश्चन है, अज्यूमिंग बोथ द रिएक्शन E1 विल एक्सपेक्टेड द रेशियो बताना है KH बाई KD लाइज बिटवीन। हमें अज्यूम करना है दोनों रिएक्शन का, E1 रिएक्शन से हमें अज्यूम करके बताना है कि एक आपको दे रखा है KH और एक आपको दे रखा है KD, मतलब एक हाइड्रोजन दे रखा है, एक ड्यूटेरियम दे रखा है। हाइड्रोजन के बाद ड्यूटेरियम पुट कर दिया है, उसी हिसाब से आपको बताना है कि लाइज कितने पे लाइज करेंगे, उसका रेशियो क्या होगा। तो सिंपल सा है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर फर्स्ट रिएक्शन और सेकंड रिएक्शन को हम क्या करेंगे, E1 का रिएक्शन करेंगे, ठीक है। तो E1 का मैंने रिएक्शन किया, तो E1 रिएक्शन में क्या होता है, कार्बोकैटायन बनती है। तो जो लिविंग ग्रुप होता है वो ऑलरेडी लिविंग ग्रुप निकलेगी, और निकलने के बाद आपको कार्बोकैटायन देखने को मिलेगा। कार्बोकैटायन सेकंड डिग्री है, स्टेबिलिटी है। तो उसके बाद आपको कार्बोकैटायन को स्टेबल करने के लिए यहाँ पर CH3 जो है वो एक बॉन्ड छोड़ करके निकल जाएगा, बेस जो होगा वो H+ को अपस्टेट कर लेगा, CH3 के अंदर से H+ को अपस्टेट करेगा, और अपस्टेट करने पर CH2- आएगा और ये बॉन्ड इस पे शिफ्ट होगा, आपको डबल बॉन्ड अल्कीन देखने को मिलेगा, ये आपका KH हो गया। उसी हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं सेम प्रोसेस है। ब्रोमीन आपका लीव करेगा, कार्बोकैटायन शो करेगा, फिर बेस आएगा, ड्यूटेरियम को अपस्टेट करेगा, फिर फिर इसके बाद यहाँ पर नेगेटिव चार्ज शो करेगा, फिर यहाँ पर पुट करेगा और कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करके यहाँ पर अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर आपको KH हो गया, यहाँ पर आपको KD हो गया। तो इसके बीच जो रेशियो होता है, इसके बीच रेशियो होता है बहुत माइनर रेशियो होता है, बहुत ज़्यादा माइनर रेशियो होता है, क्योंकि ड्यूटेरियम और प्रोटियम दोनों ऑलमोस्ट सेम होता है, और दोनों का E1 रिएक्शन भी जो होता है KH एंड KD का तो ऑलमोस्ट माइनर होता है। यहाँ पर आप थोड़ा सा आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शन रीड कर सकते हैं। तो उस हिसाब से जो आपका आंसर होगा आपका, वो आपका 1 आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी 71 का, ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन की बात, 72 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिएक्शन 1 एंड रिएक्शन 2। हमें रिएक्शन 1 और रिएक्शन 2 का हम आइडेंटिफाई का करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है कि 1 2 रेडियो सिलेक्टिव होगा या 1 2 स्टीरियो सिलेक्टिव होगा। इसी में बताना है कौन सा रेडियो सिलेक्टिव होगा, कौन सा स्टीरियो सिलेक्टिव होगा। तो पहले मैं आपको बता दूं रेडियो सिलेक्टिव होता क्या है और स्टीरियो सिलेक्टिव होता क्या है। अगर आपको मालूम है तो अच्छी बात है, आप आंसर इजी वे में कर देंगे। जिस स्टूडेंट को मालूम नहीं है तो एक बार यहाँ पर आप फोकस कीजिएगा, यहाँ पर आपके लिए मैं
डिफरेंस कंपेरिजन लेकर आया हूँ, डिफरेंस लेकर आया हूँ रेडियो सिलेक्टिव एंड स्टीरियो सिलेक्टिविटी के बीच में। तो रेडियो सिलेक्टिव जो होता है वो रेडियो सिलेक्टिव रिफर्स द मेकिंग ऑफ द ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड इन द वन डायरेक्शन, मतलब एक ही डायरेक्शन में बॉन्ड जो होता है ब्रेक भी होता है, फॉर्म भी होता है। एक ही डायरेक्शन के अंदर आपका बॉन्ड बन रहा है और बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो आपका रेडियो सिलेक्टिव कहलाएगी, ठीक है। और यहाँ स्टीरियो सिलेक्टिव में क्या है कि स्टीरियो सिलेक्टिविटी रेफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द अनइक्वल मिक्सचर ऑफ स्टीरियो आइसोमर ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दरमियान में जो स्टीरियो जो आपको आइसोमर शो करेगा वो आपका अनइक्वल मिक्सचर, मतलब इक्वली मिक्सचर में शो नहीं करेगा। जैसे होता है ना कि मैंने रिएक्शन करवाया और रिएक्शन करवाने के बाद कोई 70% देता है, कोई 30% देता है और आपस में स्टीरियो आइसोमर रहता है दोनों में। होता है, आपने देखा ही होगा रिएक्शन में कि कोई 70% आपको मेजर दे रहा है, कोई माइनर दे रहा है 30%, तो हम 70% को ज़्यादा मानेंगे क्योंकि स्टीरियो में ज़्यादा शो कर रहा है। तो उस हिसाब से आपका स्टीरियो सिलेक्टिविटी होगा, क्योंकि मैं उसमें सेलेक्ट कर रहा हूँ, इक्वली नहीं है, अनइक्वल है क्योंकि मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, तो उस हिसाब से आपका स्टीरियो सिलेक्टिव होगा। आइसोमर यहां पर देख सकते हैं अगला पॉइंट में रेडियो सिलेक्टिविटी में, तो फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल या पोजिशनल आइसोमर। रेडियो सिलेक्टिव में आप देखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर होगा, मतलब उसका अपोजिशनल आइसोमर होगा, इसका पोजीशन चेंज हो जाता है रिएक्शन के बाद, तो आपका रेडियो सिलेक्टिव होगा, ठीक है। और स्टीरियो, आपका स्टीरियो सिलेक्टिविटी में देखिएगा तो आपका जो होगा वो आपका स्टीरियो फॉर्म में होगा, स्टीरियो आइसोमर में फॉर्म में होगा, ठीक है। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में देखिए ये आपको रेडियो केमिस्ट्री होता है या आपका स्टीरियो केमिस्ट्री होता है, तो उसी हिसाब से आपको चेक करना है। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ फर्स्ट का, आपका सेकंड का दिखाता हूँ क्या रिएक्शन होने वाली है। यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट का कि BH3 THF के साथ आप रिएक्ट करवाया हूँ, सेकंड NOH और H2A2 के साथ। ये जो रिएक्शन होती है वो आपको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है। अब रिएक्शन करने के बाद आपको क्या होता है, यहाँ से अल्कीन जो है वो ब्रेक हो जाता है, ब्रेक होने के बाद यहाँ पर आपको H और OH आता है। तो पहले आपको BH2 आता है, फिर BH2 के बाद आपको जब H2O2 से रिएक्ट करवाते हैं तो फिर उसमें OH शिफ्ट होता है। आपको अगर मैकेनिज्म मालूम होगा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का, इजी समझ सकते हैं। अब यहाँ पर BH2 वहीं से अटैक करता है जहां पर कम हिंडर्ड हो, तो यहाँ पर हिंडर्ड ज्यादा है तो यहाँ पर BH2 नहीं आएगा, यहाँ पर आपको BH2 आएगा और यहाँ पर आपको BH2 अटैच होगा। उसके बाद H2O2 से रिएक्ट करवाते हैं तो BH2 रिलीव होकर के OH शिफ्ट होता है, तो यहाँ पर आपको OH आएगा। तो OH वहीं पर आएगा जहां पर पहले BH2 आया, तो BH2 वहीं पर आएगा जहां पर हिंडर्ड कम होगा, तो वहीं पर OH आएगी, तो यहाँ पर हिंडर्ड कम, तो यहाँ पर OH आएगा, यहाँ पर H आएगा, तो ये आपका मेजर हो जाएगा, ये आपका माइनर होगा। तो इसका मतलब ये है कि अनइक्वल मिक्सचर है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मेजर है, यहाँ पर माइनर है, ये दोनों का मिक्सचर जो है वो अनइक्वल है और दोनों स्टीरियो आइसोमर में है, तो ये आपका जो होगा स्टीरियो सिलेक्टिविटी होगा, ठीक है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं उसके बाद Br2 CCl4 से हम रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पर भी वही होता है, अल्किन का बॉन्ड को ब्रेक होता है, ब्रेक होने के बाद आपको यहाँ पर Br देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी Br देखने को मिला, बट Br स्टीरियो होता है वो चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे Br आपको बिलो द प्लेन है, यहाँ पर आपका Br एबव द प्लेन है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आप एक मिक्सचर में देख सकते हैं तो Br जो है वो आपका एबव द प्लेन है, यहाँ पर Br जो है आपका बिलो द प्लेन है। तो यहाँ पर भी आपका जो है मेजर माइनर का कंडीशन देखने को मिल रही है, कोई आपका 60% दे रहा है तो कोई आपका 40% दे रहा है, मतलब ये भी आपका इक्वल मिक्सचर नहीं दे रहा है, तो ये भी आपका सिलेक्टिविटी है, स्टीरियो सिलेक्टिविटी है। और आपके आइसोमर भी स्टीरियो आइसोमर में दे रखा है, तो ये भी आपका स्टीरियो सिलेक्टिविटी। इसका मतलब ये है कि 1 और 2 जो आपका है दोनों आपका स्टीरियो सिलेक्टिविटी है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आपका होगा वो आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 1 and 2 आर स्टीरियो सिलेक्टिविटी रिएक्शन। 22 का आंसर आपका बी हो जाएगी। 73 नंबर क्वेश्चन पे अगर 73 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत रिपीट किया है। 2018 में भी क्वेश्चन पूछा जेएमआई के अंदर और 2020 में भी क्वेश्चन पूछा है और 2021 में भी पूछ दिया क्वेश्चन, तो बहुत इजी क्वेश्चन है और ये आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर इन द ऑर्बिटल ऑफ पीपी बॉन्ड इन P4, तो P4 के अंदर पीपी बॉन्ड का P आपको परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर बताना है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। P4 का क्या है, तो P4 जो है फास्फोरस का क्या है, एलोट्रॉप्स है। तो P4 जो आपको फास्फोरस का एलोट्रॉप्स है, तो P4 का स्ट्रक्चर आपको मालूम होना चाहिए। आप देख सकते हैं P4 का यह स्ट्रक्चर है, इस तरह से आपका स्ट्रक्चर होती है, सब में आपको लोन पेयर देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी एक फास्फोरस को हम आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, तो किसी एक फास्फोरस को हमको पकड़ेंगे और उसकी हाइब्रिडाइजेशन को हम निकालेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर होती है, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं एक फास्फोरस के लिए, तो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड। लोन पेयर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लोन पेयर है तो 1 लोन पेयर, तो टोटल 4 हो गया। इसका मतलब आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगी। और हम परसेंटेज निकालते हैं पी कैरेक्टर परसेंटेज, तो सिग्मा अपॉन सिग्मा प्लस लोन पेयर होता है, सिंपल सा बात है। सिग्मा आपका कितना है 3 है और सिग्मा 3 है, लोन पेयर 1 है, तो 3 अपॉन 3 प्लस 1 तो इक्वल टू हो जाएगा 3 अपॉन 4 इंटू 100। तो यहाँ से आपको कैलकुलेशन करना है 25 4 जा 100 आपको कैंसिल आउट कर देनी है, 25 इंटू 3 75%, तो इसका जो आंसर होगा आपका वो आपका 75% आपका करेक्ट हो जाएगी। अब 74 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 74 नंबर जो क्वेश्चन दे रखा है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन इन KI3, KI3 में ऑक्सीडेशन नंबर बताना है आयोडीन का। तो इसमें पता है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे जो स्टूडेंट है गलती करके आए थे, क्या करके आए थे -1 लगा के आए थे। अब सिंपल आप भी सोचोगे ना
कि I3 का ऑक्सीडेशन स्टेट आयोडीन पे तो -1 पे ही लगाओ, क्योंकि पोटेशियम +1 में होता है और I3 -1 में होता है, तो सिंपल सी बात है I3 -1 में ही होगा और 74 का आंसर सी हो जाएगा। बट ये गलत है, यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल था, दिमाग वाले एग्जामिनर ने आपसे दिमाग से खेल लिया। यहाँ पर देखिएगा कि आप यहाँ पर ये पूछा गया था क्वेश्चन में सिंपल सा कि ऑक्सीडेशन नंबर बताना है हमें, आयोडीन का चार्ज नहीं बताना है। चार्ज अगर पूछता तो पोटेशियम पे प्लस, I3 माइनस पे माइनस होता है, बट यहाँ पर आयोडीन के ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है तो KI3 यहाँ पर था। आप ऑक्सीडेशन स्टेट देख सकते हैं तो पोटेशियम पर +1 होता है, हम आयोडीन का निकालना है तो एक्स वैल्यू पुट करेंगे, एक्स वैल्यू सपोज करेंगे उसको इक्वल टू 0, तो +1 और 3 आयोडीन है 3 × x कर देंगे, सिर्फ 1 आयोडीन के लिए x माना तो इसमें 3 आयोडीन है तो I3 है, 3 आयोडीन है तो 3 × x होगा इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू +1 इक्वल टू को उधर जाएगा, लेफ्ट साइड जाएगा तो -1 में चल जाएगा, तो x इक्वल टू -1/3 होगा, जिससे जो आंसर आपको करेक्ट होगी, आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी -1/3। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं I3 का स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं, इस तरह का I3 माइनस का स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का यहाँ पर नेगेटिव चार्ज शो करता ही, आपको मालूम है I3 में नेगेटिव चार्ज होता ही है, बट ये चार्ज शो करता है। और आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है कि I3 का, तो आपको निकाल के बताना होगा, इस टाइप से आपको निकाल करके बताना होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा आपका वो बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी 74 का। अब 75 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 75 नंबर जो क्वेश्चन है, द मॉलिक्यूल हैविंग द सेम हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप एंड द नंबर ऑफ लोन पेयर, मतलब कि आपको शेप भी सेम बताना है, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम बताना है और नंबर ऑफ लोन पेयर बताना है सेम। तो कौन सा आपका कंपाउंड है 1 2 3 4 के अंदर जिसका हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, शेप भी सेम है और नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम है? तो सबसे पहले आपको चारों कंपाउंड का आपको क्या होगा, आपको स्ट्रक्चर बताना होगा। सबसे चारों कंपाउंड का स्ट्रक्चर आपको बनाना होगा, तभी आपको मालूम चलेगा। तो फर्स्ट कंपाउंड हम देख सकते हैं HCl4, तो HCl4 आप यहाँ पर ये स्ट्रक्चर आपको है, क्योंकि हर एक कंपाउंड का आपको स्ट्रक्चर मालूम करना होगा, आपको ड्रॉ करना होगा, तभी आपको बता सकते हैं कि लोन पेयर कितने होंगे, हाइब्रिडेशन कितने होने वाले हैं और शेप क्या होने वाले हैं। तो फर्स्ट की हम बात करें तो फर्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं तो HCl4 है, HCl4 हाइब्रिडेशन की बात करते हैं आपका 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा आपका दे रखा है। ठीक है, और आपका 2 लोन पेयर दे रखा था कि 4 6 हो गया, आपका कितने हाइब्रिडेशन हो गए, तो हाइब्रिडेशन आपका sp3d2 इसका हो गया। ठीक है, और इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका लोन पेयर आपका 2 लोन पेयर है। ठीक है, 2 लोन पेयर है और यहाँ पर इसका आप देख सकते हैं क्या शेप देख सकते हैं, शेप इसे जो होता है तो यहाँ पर आपका sp3d2 ऑक्टाहेड्रल आपका क्या हो गया, ज्योमेट्री हो गया। शेप जो होता है आपका 2 लोन पेयर है, तो 2 लोन पेयर जो होते हैं जिसके अंदर sp3d2 के अंदर जब 2 लोन पेयर होता है तो जो शेप होता है वो आपका स्क्वायर प्लेनर होता है। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर होता है। तो HCl4 आपका स्क्वायर प्लेनर है, हाइब्रिडेशन sp3d2 है और लोन पेयर 2 है। ठीक है, SF4 पे आते हैं तो SF4 यहाँ पर देख सकते हैं, SF4 के अंदर आपका सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड आपका है और 1 लोन पेयर है। तो कितने हो गए हाइब्रिडेशन, तो 4 और 1 5, आपका 5 हाइब्रिडेशन, मतलब आपका sp3d2 आपका sp3d आपका हाइब्रिडेशन हो गया SF4 का sp3d। ठीक है, तो हाइब्रिडेशन आपका sp3d हो गया, 1 लोन पेयर हो गया। ठीक है, और इसका हम शेप की बात करें तो शेप आपका sp3d के अंदर आपका अगर 0 लोन पेयर होता है तो आपका ट्रायगोनल बाइपिरामिडल होता है। ठीक है, और 1 लोन पेयर जब होता है तो आपका सीसॉ स्ट्रक्चर होता है, तो SF4 आपका सीसॉ स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब हम आते हैं 3rd नंबर मॉलिक्यूल पे, तो XeO4, तो XeO4 में आप देख सकते हैं आपका 1 2 3 4 आपका सिग्मा बॉन्ड है। अब यहाँ से भी एक 5 सिग्मा बॉन्ड है और 1 लोन पेयर है, तो 5 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर, 6 होगा। तो 6 किसको बोलते हैं, sp3d2, तो sp3d2 ये भी आपका है, तो इसका मतलब ये इससे मैच तो कर रहा है, मतलब कि ए और 3rd से मैच कर रहा है हाइब्रिडेशन। और भी हम चेक करता हूँ, लोन पेयर देखते हैं तो लोन पेयर इसमें 2 है और इसमें लोन पेयर 1 ही है, तो भाई मैच नहीं किया, लोन पेयर नहीं मैच किया, हाइब्रिडेशन मैच कर रहे इस दोनों के अंदर, बट लोन पेयर नहीं मैच किया है। तो यहाँ पर आपका 1 लोन पेयर, यहाँ पर आपका 2 लोन पेयर है। ठीक है, और अब इसके बाद हम बात करते हैं इसका शेप का, तो इसका शेप जो था, इसका जो शेप था वो आपका क्या था, स्क्वायर प्लेनर, और इसका sp3d2 के अंदर आपका 1 लोन पेयर जब होती है तो आपका स्क्वायर पिरामिडल देखने को मिलती है। तो शेप भी आपका सेम नहीं है, लोन पेयर भी सेम नहीं है, शेप भी सेम नहीं, सिर्फ हाइब्रिडेशन सेम था। तो हाइब्रिडेशन सेम रहने से आपको तीनों सेम होना चाहिए, तो ये भी आपका मैचअप नहीं है। ठीक है, उसके बाद अब हम आते हैं लास्ट पॉइंट पे XeO2F2, तो XeO2F2 आप यहाँ पर देख सकते हैं, XeO2F2 का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर आपका 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा और एक यहाँ पर लोन पे 5, तो ये भी ये आपका 5 होगा, मतलब sp3d है। इसका मतलब ये हो गया, ये इससे मैच कर गया, SF4 से मैच कर गया, मतलब कि आपका 3rd से एंड 4th मैच कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोन पर चेक करते हैं, लोन पर भी इसका 1 है और लोन पर इसका भी 1 है,
लोन पे भी मैच किया। अब यहाँ पर देख सकते हैं शेप, तो शेप इसका तो क्या, शेप इसका सीसो था, और इसका शेप देख सकते हैं ये भी आपका sp3d तो है, एक लोन पेयर वाला को हम सीसो बोलते हैं। इसका मतलब ये है ये दोनों क्या है आपका मैच कर गया, लोन पेयर भी मैच कर गया और साथ ही साथ आपका हाइब्रिडेशन भी मैच कर गया और आपका शेप भी मैच कर गया, मतलब तीनों मैच कर गया है। इसका मतलब ये है कि एक SF4 और XeO2F2 मैच कर गया है, इसका मतलब 2 and 4 मैच कर गया। तो आज का आंसर जो होगा 2 and 4 आपका डी में देखने को मिल रहा है, आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगी। तो आई होप इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल एंड सपोर्टिव लगी होगी। तो जब सपोर्टिव लगी तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको 75, 76 से लेकर 100 तक आपको कंप्लीट हो जाएगी। तो ऑल ओवर आपका 2021 का 2021 का एमएससी केमिस्ट्री जामिया मिलिया इस्लामिया का कंप्लीट हो जाएगी। तो इस वीडियो के अंदर 75 तक और नेक्स्ट वीडियो में आपको 76 से लेकर 100 तक मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।